साथियों, कृषि विज्ञान में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज के लेक्चर में हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का हो या सुपरवाइज़र का हो, केन सुपरवाइज़र का, उसमें क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप से पूछता है। ऐसा लगता है कि क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया है। तो इस वजह से हमने आज के लेक्चर में 3-4 परिवर्तन किए हैं। इनको आप देखिए और अगर ठीक लगता है तो आप जो आपको समझ में आता है उसका फीडबैक दीजिए। और क्वेश्चन कैसे हैं, आसान हैं या फिर मीडियम मॉडरेट हैं या फिर हार्ड हैं, जिस तरीके के हों वो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। आज का पहला जो सवाल है काज और इफेक्ट बेस्ड सवाल है, जिसमें कहता है प्लांट रिलीजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दौरान पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो CO2 फिक्स्ड इन केल्विन साइकिल उसके वजह से होता है? नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? वाटर अंडरगोज फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है सूरज, ठीक है। सूर्य की प्रेजेंस में जो H2O है, इसका अपने अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? फोटोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। तो इस वजह से ऑक्सीजन रिलीज होती है और हाइड्रोजन अलग होता है। हाइड्रोजन CO2 के साथ फिक्स होके ग्लूकोज का निर्माण करता है और ये जो ऑक्सीजन है ये रिलीज होती है। इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी, ऑक्सीजन। अगला सवाल है एसर्शन रीजनिंग टाइप का। एक कथन दिया होगा इसमें और एक कारण दिया होगा, और उसके बाद इसमें ये इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे कि दोनों ए और आर दोनों सही हैं, और फिर लिखा होगा कि आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। फिर उसके अलावा आपको दिए होंगे कि दोनों ए और आर सही हैं और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर दिया होगा एसर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, या फिर एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं। इस तरीके से आपको दिया होगा। तो इसमें जो यहाँ पर देखने को सवाल है, सवाल कहता है पोटैटो ट्यूबर मॉथ, ठीक है। कौन? पोटैटो ट्यूबर मॉथ पोटैटो को डैमेज करता है फील्ड और स्टोरेज दोनों में, ठीक है। आलू के कंद को पोटैटो ट्यूबर मॉथ जो है भंडारण और खेत दोनों में नुकसान करता है। उसका रीजन क्या है? लार्वा पोटैटो ट्यूबर मॉथ टनल्स इनसाइड द पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है क्या ये ए और आर दोनों सही हैं, और ए और आर दोनों सही हैं तो क्या आर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। अगर है तो दूसरा से आपको सिलेक्ट करना होगा, अगर नहीं तो फिर अलग आपको चुनना होगा। एसर्शन सही है या फिर रीजन सही है, या एसर्शन और रीजन दोनों गलत हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये गलत है, ठीक। यहाँ एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं। तो एसर्शन और रीजन दोनों सही है, उसके हिसाब से ये हो सकता है। लेकिन अभी क्या कह रहा है, और यहाँ पर कह रहा है एसर्शन और रीजन दोनों गलत हैं, तो ये वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है। पहला भी नहीं हो सकता, ये नॉट दिया है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये बात सही है। पोटैटो ट्यूबर मॉथ जो है आलू को फील्ड और स्टोरेज दोनों में नुकसान करता है, और उसका लार्वा जो है आलू के अंदर टनल बना लेता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अगला सवाल है डायरेक्ट सवाल है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सी फॉर प्लांट, ठीक है।
इसमें आप देख रहे होंगे C3 C4 प्लांट ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन है कौन नहीं है, केम प्लांट क्या होते हैं, क्योंकि इस तरीके से एक सवाल जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ये आपको बार बार देखने को सवाल मिल रहे हैं। ठीक है, तो गेहूँ C3 है, राइस C3 है, मस्टर्ड भी C3 है, तो C4 प्लांट आपका कौन है, शुगर केन, इसलिए सही आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुगर केन ए। अगला सवाल है विच केमिकल कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो, जब हमारे स्टोमेटा हैं पानी को ज़्यादा उड़ाते हैं यानी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा करते हैं, उस कंडीशन में हम कुछ ऐसा करते हैं पौधों के साथ ताकि वो ट्रांसपायरेशन कम करें और उनकी ड्राउट रेजिस्टेंसी बढ़ जाए। तो उसमें एक जो है केमिकल उसको बोलते हैं PMA, जिसको फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट बोलते हैं। ये क्या करता है, स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग को नियंत्रित करता है। ठीक है, रोक देता है, जिससे हमारा जो ट्रांसपायरेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा C फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, अगला जो, और इसको एंटी ट्रांसपायरेंट भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपायरेशन को रोकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी ट्रांसपायरेंट। अगला सवाल है इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन इज वेरी हाई, नहीं, गलत है। नॉर्मल होता है, ये भी गलत है। ओनली एट नाइट, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो सही क्या है, नगण्य, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन जो है नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा D नेग्लिजिबल। अगला सवाल है विच टू एलिमेंट्स आर इसेंशियल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन। क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए जो दो एलिमेंट इसेंशियल हैं वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन और बोरान है, नहीं, तो ये गलत हो गया। कैल्शियम और आयरन है, आयरन तो होता है लेकिन कैल्शियम नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। आयरन और मैग्नीशियम दोनों होते हैं, इसलिए C वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा और D भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन और मैग्नीशियम। और इसका मैग्नीशियम जो है ये सेंट्रल एलिमेंट कहलाता है, क्या है, सेंट्रल एलिमेंट कहलाता है। और जो आयरन है वो आपका क्लोरोफिल फॉर्मेशन में सहायता करता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा C आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 7, कहता है बनाना एंड पाइनएप्पल। बनाना और अनानास सीडलेस फ्रूट्स हैं, कैसे, बीज रहित फल हैं। ये तो हो गया आपका कथन। रीजन क्या कहता है, दीज फ्रूट्स डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो क्या एसर्शन सही है और रीजन सही है, ये देखना होगा। तो यहाँ पर एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं। ठीक है, A और R दोनों सही हैं, तो इसमें से बोथ A एंड R ट्रू और एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, तो ये वाला और ये वाला, ये इतने सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन A का है या नहीं है, तो R A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, क्योंकि जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के द्वारा फ्रूट डेवलप होता है वो आपके सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि बनाना और पाइनएप्पल। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर A, बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, इसलिए सही आंसर हो जाएगा A। अगला सवाल है, कहता है ट्रू पार्थिनोकार्पी इज फाउंड इन बनाना एंड एप्पल बिकॉज। जो ट्रू पार्थिनोकार्पी है वो बनाना और पाइनएप्पल में पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, फर्टिलाइजेशन अकर्स नेचुरली, नहीं, तो ये तो बात सही नहीं है। फ्रूट्स डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यही सही है। अभी हमने पीछे देखा कि फ्रूट
जो बिना फर्टिलाइजेशन के द्वारा डेवलप होते हैं वो जो है सीडलेस होते हैं और उसको बोलते हैं ट्रू पार्थिनोकार्पी। इसलिए यहाँ पर सही जो हमारा सवाल आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा, फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक, अगला सवाल है नाइट्रोजन लॉस इंक्रीजेज अंडर वाटर लॉग्ड कंडीशन। ये आपका कथन हो गया यानी ए हो गया। जलभराव की स्थिति में नाइट्रोजन की हानि बढ़ जाती है। रीजन क्या कहता है, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बिकम्स फास्टर इन एन एरोबिक सोयल कंडीशन, यानी जो एन एरोबिक सोयल कंडीशन है उसमें डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये बात पहली सही है, वाटर लॉगिंग कंडीशन में नाइट्रोजन लॉस बढ़ता है। ठीक है, तो एसर्शन सही हो जाएगा। और ये भी बात सही है कि एन एरोबिक सोयल कंडीशन में डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया तेज हो जाती है, तो रीजन भी सही है, एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि एनारोबिक कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन कहाँ होगी आपकी, वाटर लॉग्ड कंडीशन में, और उस कंडीशन में डीनाइट्रिफिकेशन की रेट बढ़ जाती है जिससे नाइट्रोजन का लॉस होता है। तो इसमें हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सवाल नंबर 10 है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मक्का में यानी मेज में पोलिनेशन से संबंधित सवाल पूछ रहा है। कह रहा है मेज इज ए क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। ये बात तो ठीक है क्योंकि इसमें टेसल्स और कोब अलग अलग पाए जाते हैं, इस वजह से इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, एक चीज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पोलिनेशन इन मेज अकर्स मेनली थ्रू विंड। क्या जो मक्का में पोलिनेशन होता है वो मुख्य तरीके से हवा के द्वारा होता है? तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट दोनों क्या है, सही है। तो इसका सही हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट ए करेक्ट, ये गलत हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा। नाइदर स्टेटमेंट 1 नार स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि मक्का में जो पोलिनेशन होता है वो मुख्य तरीके से विंड के द्वारा होता है, इसको बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली, यानी एयर के द्वारा होने वाले पोलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली। इंसेक्ट के द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं एंटमोफिली। ठीक है, इस वजह से इसका दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो कहता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट किस में पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं? ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो कहता है पियर्सिंग यानी चुभा के रस चूसने वाले माउथ पार्ट हेमीपेटेरा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया, क्या चुभाने और रस चूसने वाले मुखांग हेमीप्टेरा वर्ग में पाए जाते हैं? तो ये बात सही है, हेमीप्टेरा ऑर्डर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ठीक, फिर कह रहा है इंसेक्ट ऑफ हेमीप्टेरा फीड बाय सकिंग प्लांट सेप, ये भी सही है। क्या करते हैं ये जो हेमीप्टेरा के इंसेक्ट हैं वो प्लांट में अपना मतलब कि चुभोते हैं और उनके पार्ट्स को, और उससे क्या है उसका रस चूसते रहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट दोनों सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 12,
ये भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है और सनफ्लावर में पोलिनेशन से संबंधित पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है सनफ्लावर इज ए क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। तो सनफ्लावर कैसी क्रॉप है? क्रॉस पोलिनेटेड। दूसरा स्टेटमेंट है पोलिनेशन इन सनफ्लावर इज मेनली कैरीड आउट बाय द इंसेक्ट। ठीक है, तो सनफ्लावर में जो पोलिनेशन होता है वो क्रॉस पोलिनेशन होता है, इससे स्टेटमेंट 1 सही हो जाता है। और सनफ्लावर में जो पोलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, तो स्टेटमेंट 2 भी सही हो जाता है। इसलिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो इस केस में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। और हमने पीछे बताया कि इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एंटेमोफिली। ठीक, सवाल नंबर 13, बेंडिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स टूवर्ड लाइट इज कॉल्ड। लाइट के तरफ पौधों का झुकाव क्या कहलाता है? ठीक है, ट्रोपिज्म का मतलब होता है झुकाव, सीधा समझ लीजिए। ट्रोपिज्म जहां पर आ रहा है उसका मतलब क्या होता है? झुकाव। ठीक है, और उसके आगे जो शब्द लगा हो उसके हिसाब से आप बता सकते हो इसका सही आंसर क्या है। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, तो फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा प्रकाश की तरफ पौधों का झुकाव। जियोट्रोपिज्म क्या है? जियो मतलब होता है जमीन। ठीक है, तो जमीन या पृथ्वी की तरफ पौधों का झुकाव क्या हो जाएगा? जियोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म क्या हो जाएगा? जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेम का पेड़ होता है या फिर कद्दू और इस तरीके के जो लता वाले पेड़ होते हैं, वो अगर डंडी हम इस तरीके से लगा दें तो क्या करते हैं, वो इसके ऊपर ऐसे ऐसे फैलना शुरू कर देते हैं और इसी के ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। तो ये वस्तुओं के प्रति जो पौधों का झुकाव है उसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा थिग्मोट्रोपिज्म। और हाइड्रोट्रोपिज्म क्या हो जाएगा? वो पौधे जो पानी की तरफ आकर्षित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूछ रहा है लाइट की तरफ जो झुकाव है वो क्या कहलाता है? तो लाइट की तरफ जो झुकाव है उस तरीके के पौधों को कहते हैं हम लोग फोटोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म। इसलिए हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जनरली अकर्स इन विच ऑर्गेनिज्म। नीचे जो ऑर्गेनिज्म दिए हैं वो कह रहा है उनमें से एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसमें पाया जाता है? एनएरोबिक का मतलब जहां पर हवा ना हो उस तरीके का रेस्पिरेशन या श्वसन जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो क्या हरे प्लांट्स जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? नहीं, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एल्गी, तो एल्गी में भी एरोबिक होता है। फंजाई में भी क्या होता है? एरोबिक होता है। लेकिन कुछ फंजाई जैसे कि ईस्ट, इसमें कैसा होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसा होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये फर्मेंटेशन में काम आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बेकर्स यीस्ट, या यीस्ट में जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। अगला सवाल है स्टेटमेंट बेस्ड, कहता है इंटरवेराइटल कैरेक्टर्स ऑफ मेज के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है इंटरवेराइटल कैरेक्टर्स ऑफ मेज आर मेंटेन्ड बाय ओपन पोलिनेशन। ठीक है, क्या मेज में ओपन पोलिनेशन के द्वारा इंटरवेराइटल कैरेक्टर्स को मेंटेन किया जाता है? दूसरा है मेज इज अ विंड पोलिनेटेड क्रॉप्स। मेज कैसा है? विंड पोलिनेटेड क्रॉप है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। तो पहला तो सही है। अगर ओपन पोलिनेशन होगा तो कैरेक्टर मेंटेन रहेंगे, इंटरवेराइटल कैरेक्टर क्या रहेंगे? मेंटेन रहेंगे, क्योंकि इसका पोलन उस पे, उसका पोलन इस पे आएगा, तो कैरेक्टर आपस में क्या है? मेंटेन रहेंगे। और दूसरा क्यों मेंटेन रहेंगे? जब ओपन पोलिनेशन होगा तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा, वो भी किसके द्वारा होगा? विंड पोलिनेशन के द्वारा होगा। तो इसमें
दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अगला सवाल, सवाल नंबर 16 है, मेज इज ए क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप बिकॉज। मेज क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर है पोलिनेशन अकर्स थ्रू विंड। ठीक है, विंड के द्वारा हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, सेल्फ बोलेंगे उसमें जब वो एक ही फ्लावर में हो जाए, और यहाँ पर क्या है, विंड के द्वारा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलिनेशन होता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पोलिनेशन अकर्स थ्रू विंड। अगला सवाल है, कहता है टोमेटो, कॉटन एंड सनफ्लावर आर डे न्यूट्रल प्लांट बिकॉज। टमाटर, कॉटन, सनफ्लावर डे न्यूट्रल प्लांट हैं, क्यों? पहले तो समझ लें कि डे न्यूट्रल क्या होते हैं। एक तो आपका होता है जो है शॉर्ट डे प्लांट, कैसा? शॉर्ट डे प्लांट। और एक क्या होता है? लॉन्ग डे प्लांट। तो जब जिन पौधों में फ्लावरिंग के समय लंबे दिनों वाली दिन की आवश्यकता होती है, वो कहलाता है लॉन्ग डे प्लांट। और जिन फसलों को फ्लावरिंग के समय शॉर्ट डे ड्यूरेशन की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। और एक होते हैं डे न्यूट्रल, वो जिन पे ना तो लॉन्ग डे का प्रभाव पड़ता है ना तो शॉर्ट डे का प्रभाव कर पड़ता है, वो हर सीजन में चाहे लॉन्ग डे हो या शॉर्ट डे हो, दोनों में क्या करता है? उग जाता है। तो ऐसे को बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। तो आपका यहाँ पर टोमेटो, कॉटन, सनफ्लावर कैसे हैं? डे न्यूट्रल प्लांट हैं। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने का रीजन है, इसका फ्लावरिंग जो है वो प्रकाश के पीरियड पे निर्भर नहीं करता है, प्रकाश के पीरियड पे निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर फ्लावरिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोटो पीरियड, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फ्लावरिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोटो पीरियड। अगला सवाल जो है, वेयर डज क्रेब साइकिल अकर इन द सेल। क्रेब साइकिल कहाँ होती है? सेल में। तो ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही सवाल जवाब हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है, केल्विन साइकिल कहाँ होती है? डार्क रिएक्शन की। ठीक है, तो वह कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। एक पार्ट होता है ग्रेना, एक होता है स्ट्रोमा। ये किस में पाए जाते हैं? ये आपके जो प्लास्टिड्स हैं उसमें पाए जाते हैं। तो केल्विन जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होती है? वो स्ट्रोमा में होती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रोमा। सवाल नंबर 20 कहता है, मैग्नीशियम इज इसेंशियल फॉर फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में मैग्नीशियम जो है फूड प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, क्यों? क्या ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को एक्टिवेट करता है? नहीं, गलत है। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सही है। इट हेल्प्स ट्रांसपायरेशन, ये भी गलत है। इट कंट्रोल्स स्टोमेटल मूवमेंट, ये भी गलत है। वो तो पोटेशियम करता है स्टोमेटा के मूवमेंट को कंट्रोल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है सेंट्रल एलिमेंट है, वो किसका? क्लोरोफिल का। इसीलिए जो फूड प्रोडक्शन में मैग्नीशियम इसेंशियल रोल अदा कर पाता है, इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सवाल नंबर 21 क्या कहता है, प्लांट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोमेटिक एम्ब्रियोज कॉल्ड। सोमेटिक एम्ब्रियो से जो प्लांट बनेंगे उनको क्या कहलाते हैं? क्या वो क्लोन कहलाता है? क्या वो हाइब्रिड कहलाता है? क्या वो कैलस कहलाता है? क्या वो
इम्बलिंग्स कहलाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी इम्बलिंग्स। क्या हो जाएगा? डी इम्बलिंग्स। अगला सवाल है लिग्निन इज मेनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लेमिला होता है। तो उसमें से जो ये लिग्निन है वो कहाँ पाया जाता है, ऐसा पूछ रहा है सवाल में। तो जो मिडिल लेमिला है उसमें आपका लिग्निन पाया जाता है और ये आपके सेल को, दो सेल को आपस में बांधे रखता है मजबूती से, क्योंकि लिग्निन जो है आपस में सेलों को जोड़े रखने का काम करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी मिडिल लेमिला। सवाल नंबर 23, हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी। रॉबर्ट हुक? नहीं, रॉबर्ट हुक ने सेल थ्योरी थोड़ी दी थी। स्लाइडेन एंड स्वान, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। डार्विन ने भी नहीं दी थी और वाटसन और क्रिक ने भी नहीं दी थी। इन्होंने दिया था आपका डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एंड स्वान, आंसर नंबर बी। अगला सवाल जो है वो कहता है व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज इन गोट मिल्क। ये जो है बहुत सवाल पूछा जाता है, हो सकता है राजस्थान का जो कृषि पर्यवेक्षक है उसमें पूछ लिया जाए कि बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो उसका सही सवाल ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 से 5%। क्या हो जाएगा? 4 से 5%। आज का लास्ट सवाल जो है सवाल नंबर 25, गुम्बोरो डिजीज इज फाउंड इन विच एनिमल। तो गुम्बोरो डिजीज जो है वो आपका मुर्गी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुर्गी से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हैन मुर्गी। तो आज के लिए ये रहे आपके 25 सवाल, और ये जो हमने बदलाव किया है इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और क्वेश्चन के लेवल को भी बता सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल टफ है या फिर मीडियम है या फिर हार्ड है, जैसा भी हो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। उसके हिसाब से हम आगे और प्लानिंग आपके लिए करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।